सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नेक्टा ने गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खदशा जाहिर किया गया था। हुकूमत ने उसे सीरियस भी लिया, लेकिन शायद अपोजिशन के कोयटा जलसे को रोकने की हद तक कई बयान सामने आए, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि पीडीएम जलसा मुलतवी करे क्योंकि दहशत गर्दी का खतरा है। 25 अक्टूबर को कोयटा के इलाके में हजारगंजी में धमाका भी हुआ और वहां से 25 किलोमीटर दूर जलसा भी हुआ। इस धमाके में 3 अफराद जांबाग हुए थे और आज पेशावर में दहशत गर्दों ने इससे भी एक कदम आगे जाकर कार्रवाई की, जहां दीर कॉलोनी में मदरसे को बारूदी मवाद से निशाना बनाया गया, जिसमें 8 मासूम जानें चली गई और 100 से ज्यादा अफराद इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अब 22 तारीख को पेशावर में पीडीएम का चौथा जलसा होना है और हुकूमत फिर अपोजिशन से यकीनन ये दरखास्त करेगी कि जलसा ना किया जाए या उसे मौखर कर दिया जाए। इन 2 धमाकों ने मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इस वक्त कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अपोजिशन की तहरीक भी इस वक्त चल रही है, जलसों में हजारों लोग भी जमा हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन मुहिम इस वक्त अपने जोरों पर है, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोयटा में हुकूमत ने तमाम वीआईपीज़ को बेहतरीन सिक्योरिटी दी, वहां पर जलसा बखैर आफियत हो गया, लेकिन वहां 3 आम लोग अपनी जान से चले गए। अपोजिशन जलसे भी करे और हुकूमत उन पर तनकीद भी करे, लेकिन जिस अवाम के लिए अपोजिशन ये तहरीक चला रही है और हुकूमत उनके इस अमल को अवाम दुश्मन करार दे रही है, उसी अवाम के लिए इनको साथ मिलकर बैठकर कोई ऐसा मुत्तफ़िका लाहे अमल तय करना चाहिए कि जिसके जरिए अवाम की जानों को बचाया जा सके और इस तरह की मजमूम कार्रवाई को भी रोका जा सके। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। राना सना उनके सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं। हमारे साथ दोनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं। राना साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, पहले कोयटा में जिस दिन आपका एन जलसा था उसी दिन वहाँ धमाका भी हुआ, गो कि बहुत दूर हुआ। अब ये पेशावर में आज ये इंतहाई अफसोसनाक कार्रवाई हुई। अब तक 8 लोग अपनी जान से जा चुके, 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। अब पहले तो इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा इस पूरी सूरत हाल पर, फिर आपका जलसा भी 22 तारीख को वहाँ पर होना है, तो अब हुकूमत एक बार फिर आपसे मुतालबा करेगी कि इसको मौखर कर दिया जाए, ना किया जाए, क्या सूरत हाल बनेगी आगे? देखें, हुकूमत तो यकीनन इस बात को इस हवाले से जो है वो प्रोपागेट करेगी, और इससे पहले भी हुकूमत ने सवाए इस चीज़ के प्रोपेगेंडा करने के कि जी ख़तरा है, ये सूरत है, ये सूरत है, उन्होंने इसको इससे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हुकूमती अदारे जो हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त जो इनकी एजेंसीज़ हैं वो अपोजिशन के पीछे लगी हुई हैं, वो अपोजिशन के फ़ोन टेप कर रही हैं, वो अपोजिशन की सरगर्मियाँ नोट कर रही हैं, और इसी तरह से जो बाकी अदारे हैं उनको भी इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है। इस वक्त जो मौजूदा एक नाहल और इंतकाम और नफ़रत में गर्क टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उसे मासवाए महाज राई के, मासवाए अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करने के, उसे मासवाए अपोजिशन को सारा दिन आप देख लें, तर्जमानों की एक फ़ौज रखी हुई है और वो सारा दिन अपोजिशन को जो है वो गालियाँ देती है। इसके अलावा उनको कोई और काम नहीं है। और इन्होंने जो है ये 2 साल में मुल्क की सिर्फ इकॉनमी का बेड़ा गर्क नहीं किया, आम आदमी की ज़िंदगी को जो है वो अजीरन और मुश्किल नहीं किया, इन्होंने जो है वो मुल्क को ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया है कि अब अगर इनसे जान नहीं छुड़ाई जाती तो ये मुल्क को किसी ऐसे हादसे से दो चार कर देंगे जो खुदा ना खास्ता जो है वो कोई हमारा बुनियादी नुकसान ना कर दे। एक ऐसा आदमी जो इंटरव्यू देता है, कहता है जी मैंने कब्र खोदी हुई है, इसमें या अपोजिशन को डालूंगा। भाई बात ये है कि इस तरह से हुकूमतें चलती हैं। ये जो इसने टाइगर कॉन्फ्रेंस की है वहाँ पे जो है वो कन्वेंशन सेंटर में, उसके बाद कोई बंदा ये कह सकता है कि ये आदमी जो है ये जो है ये यानी इसमें सेंस है, ये बैलेंस्ड आदमी है, यानी इतना इम्बैलेंस्ड आदमी जो है वो अगर हुकूमत में बैठा है तो फिर बेड़ा गर्क ही गर्क है, फिर तबाही आनी है। ये तो अब
उन लोगों की सोचने की बात है कि जो इसको लेके आए हैं या जिन्होंने इसे फैसिलिटेट किया हुआ है अब तक, जब कोयटा में कि आपने उन्होंने पीडीएम ने इसके जलसा हक किया में तो मुल्क वहां तबाह पर तो करवाना है बलूचिस्तान की हुकूमत ने बड़े या बेहतरीन इसका सिक्योरिटी जो है इकदाम वो उठाए। कोई बाद बंदोबस्त दफा इसका इलाज 144 का करना भी निफाज किया गया, वहां पर इंटरनेट मोबाइल सिग्नल्स भी बंद कर दिए गए थे, इसी खदशे के पेश नज़र के कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और वो जो आपके पूरे जलसे का एरिया था यू फुटबॉल स्टेडियम के अतराफ, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी थी, वहां पर तो हुकूमत ने पूरी तरह सिक्योरिटी फराम की आपको और आपके जलसे को। नहीं, वहाँ पे उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की, उन्होंने वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ामात किए। मकसद ये था कि एक ऐसा खौफ का माहौल पैदा कर दिए यहाँ पे आए कोई ना, लेकिन उसमें उन्हें जो है वो कामयाबी नहीं हुई। और अगर हुकूमत की इस बात के ऊपर नज़र हो कि भाई ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं वो दोबारा शुरू हो रहे हैं और दहशतगर्द ज़्यादा ग्रुप इन कर रहे हैं दोबारा से, तो जो है वो फिर इस किस्म के वाक़यात जो है वो क्यों हो। कोयटा का वाक़या भी जो है उसमें भी नुकसान हुआ, और आज जो पेशावर में वाक़या हुआ है वो तो बहुत ही दिल खराश है कि वहाँ पे बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो इसके ऊपर हुकूमत की तवज्जो तो कोई नहीं है। हुकूमत की तवज्जो आप देख लें, वज़ीर-ए-आज़म का कोई इंटरव्यू सुन लें, वज़ीर-ए-आज़म की कोई तकरीर सुन लें, वो मियाँ वाली तकरीर करे, जाके इस्लामाबाद करे, लाहौर करे, उसे एक ही बात है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई तुम खुदा हो, तुम में इतनी कुव्वत कहाँ से है? ये तो चीज़ें खुदा को सज़ावार हैं, ये किसी इंसान के बस का रोग नहीं है। कोई इंसान जो है वो इस काबिल नहीं हो सकता। लेकिन राना साहब, इस सिक्योरिटी वाले स्पेसिफिक इशू पे आप नहीं समझते कि आपको यानी ऑपोजिशन जमातों को और हुकूमत को आपस में मिलकर बैठकर कोई ऐसा लाहेअमल निकालना चाहिए, चूंकि इसमें आम इंसानों की ज़िंदगी जा रही है। आज 8 लोग इस दुनिया से चले गए, कोयटा में 3 लोगों की जान गई थी, तो दोनों फरीकों को सिर्फ इस स्पेसिफिक इशू पे, वो जो सियासत वाला मामला है वो अलग है, इस पर कम अज़ कम एक मुत्तफ़िका लाहेअमल निकल कर सामने आए। चलें राना साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। मोइनुद्दीन हैदर साहब, अब ये अपोजिशन की तहरीक चल रही है, मुख्तलिफ शहरों में जलसे हो रहे हैं और ये अभी इस तरह की कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। 3-4 रोज़ में 2 या 10 से ज़ायद लोग इसमें मजमूई तौर पर जान से चले गए। तो ये हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं मामला, किस तरह से हुकूमत इस पर काबू पाएगी? जी, ये बल्कि पिछले चंद दिनों की बात नहीं है, ये चंद हफ्तों की बात है। अगर आप देखें पिछले 5 हफ्तों में तवातर के साथ मुख्तलिफ इलाकों में KPK के और बलूचिस्तान के खसूसन, इसके अलावा कराची में के अंदर भी गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की गई। सीरी जाना कॉलोनी में जो बस में धमाका हुआ है वो भी धमाका दहशतगर्दी वाला धमाका था जिसमें बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए थे। तो काफ़ी अरसे से कोशिशें दुश्मनों की यही है कि पाकिस्तान में जो उन्होंने अपने एजेंट पाल रखे और जिनको अफगानिस्तान से पेनिट्रेट करते हैं, कुछ बलूचिस्तान में डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं जिनको वो डायरेक्शन देते हैं और उनको वो फैसिलिटेट करते हैं। ये तो 6 हफ्तों से चल रहा है। आपको पता है 20-25 सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी शहीद हुए हैं और LOC पर अलग हिंदुस्तान अपना प्रेशर बढ़ाता रहता है। तो सब तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा की जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई जाए, पाकिस्तान में CPEC को जो है फेल करने की कोशिश की जाए। तो ये कोशिशें तो बहुत प्लानिंग के साथ हो रही हैं और ये आज इतना बड़ा वाक़या फिर पेशावर में आ गया है। मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं जिनका ये जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो अपना काम तो कर रही हैं, वो वार्निंग भी दे रही हैं, मुख्तलिफ सूबों को खत निकालती रहती हैं कि ये खबर सुनने में आ रही है कि दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो मोइनुद्दीन साहब, जब पहले से ये मिल भी जाते हैं थ्रेट अलर्ट्स, पता भी चल जाता है कोई कार्रवाई होनी है, लेकिन आज भी IG खैबर पख्तूनख्वा फरमा रहे थे कि वो स्पेसिफिक 4 सद्दा में ये थ्रेट अलर्ट था, तो वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगा दी। एक जगह पर ज़्यादा सिक्योरिटी लगाकर दूसरी जगहों से जब गाफिल हो जाते हैं तो फिर ये दहशतगर्द अपनी तखरीब कारी में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि जो लोग टारगेट इनको असाइन करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों को, तो उनको एक टारगेट प्राइमरी देते हैं कि भाई यहाँ कोशिश करो जिससे ज़्यादा बेचैनी पहले कुछ गुंजान पुरहजूम इलाके में, बाज़ार में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, इस शहर में या कोई दूसरे शहर में। तो अगर वो देखते हैं कि एक जगह जहाँ उनको टारगेट मिला है वहाँ पर ज़्यादा अलर्ट है तो वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो
हमको पहले की तरह, जिस तरह अभी चंद साल पहले जब दहशतगर्दी अरूज पर थी, तो हर अदारा, हर मदरसा, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल जो थी, वो जब नुकसान पाकिस्तान का बहुत हुआ तो सब अदारों ने अपने अपने लेवल पर सिक्योरिटी जो थी, जो है वो ज्यादा अपना अपग्रेड कर रखी थी और बड़े वो अलर्ट रहते थे और उस पर काफी। लेकिन बीच में चूंकि हालात थोड़े बेहतर हुए तो हम सुस्त पड़ गए। अब हमको दोबारा से अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन की कार्रवाइयां जो हैं वो तवातर से बढ़ रही है। सही। और बाकी रहा कि वो अब देखिए सब शहरों में पुलिस होती है और एजेंसियां होती हैं, तो चारसद्दा में जरूरी नहीं कि पूरे KPK की पुलिस वहां लगा दी गई हो। बाकी शहरों में अपना जो है अलर्ट भी रहना चाहिए, सब जगह बैलेंस रहना चाहिए। और ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें जो सूबों को या दी जाती है पुलिस को, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती कि ये इस मकाम पर इस वक्त अटैक होगा। उनको तो जो अपने पिकअप करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों में, उनके कोई अगर बीच में आदमी होते हैं वो कहते हैं जी यहाँ से 3, 4, 5 ग्रुप निकाले गए, उनमें कोई खुदकुश वाले हैं, कोई दूसरे वाले हैं। चलें मोइनुद्दीन साहब, ज़ाहिर है हर इंसान को, हर बंदे को इंफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। आपकी तरफ वापस आता हूँ। राना साहब, अब ये अपोजिशन और हुकूमत एक साथ मिलकर इस सिक्योरिटी वाले मामले पर बैठे हैं, कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल निकालें, चूँकि आप लोगों की तहरीक अभी लंबी चलनी है और अब ये जिस तवातुर के साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो कहीं मुज़ाकरात का कोई ऑप्शन सिर्फ इस स्पेसिफिक इशू पे है आप लोगों के जहनों में हुकूमत के साथ? अब सूरत हाल ये है कि जो इस जिम्मेदारी के ऊपर बराजमा शख्स है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कब्र खोद के बैठे हैं। वो कहते हैं जी मैंने तो कब्र खोदी हुई है, या इसमें अपोजिशन को डालूंगा या मुझे डाल दें। उसका हाल ये है कि पुलवामा के वाक़े के ऊपर सारी अपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कौमी यकजहती का मुजाहरा करने के लिए जो है वो वहाँ पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद होती है। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में मौजूद होने के बावजूद नहीं आता, और जो ब्रीफिंग है वो आर्मी चीफ को जो है वो देनी पड़ती है। तो फिर इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताएं कि अपोजिशन क्या कर सकती है? वो रोज़ गालियाँ देता है। ये अभी वो जिसका मैंने जिक्र किया जो है कन्वेंशन सेंटर, उसमें जो उसने तकरीर वो मुंह पे हाथ फेर रहा था, जैसे कोई जो है वो खलंडरा जो है वो कोई चौक में खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। वो ये फरमा रहा था। वो जेलों में जो है वो जाके IB के लोगों को बैठाया हुआ है कि पता करो इनको कोई खाना घर से तो नहीं दे रहा, इनको कोई सहूलत तो नहीं दे रहा। यानी जो आदमी जिसकी ये जिम्मेदारी है कि ये सारा कुछ करे, वो तो इन कामों में पड़ा हुआ है। सही। लेकिन राना साहब, अब किसी को तो आगाज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो किस तरह अभी 25 रोज का आपके अगले जलसे में वक्फा है। इन 20-25 रोज में ये सिक्योरिटी वाले मामले पर किसी को तो एक इस तरह की बात का आगाज करना पड़ेगा, साथ बैठने का। अगर वो तैयार नहीं है तो आप लोगों की तरफ से कोई इस तरह की दावत जाए, कोई इनिशिएटिव यहाँ से लिया जाए ताकि कम से कम कोई हल तो इस मामले का निकले। चूंकि ये अगर इस तरह तवातुर के साथ ये वाकयात पेश आते रहे, हम नहीं, बात यह कि हम जब इनिशिएटिव लेते हैं, हम जब बात करते हैं, वो गालियाँ देता है आगे से। वो गालियाँ देता है और कहता है ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा। भाई मामला ये है कि अब जो इस कौम का संजीदा एलिमेंट है, वो अदारों में हो या अदारों से बाहर हो, वो मीडिया में हो या जुडिशरी में हो, अब उन्हें बैठ के ये सोचना पड़ेगा। इस आदमी को अगर ड्राइविंग सीट से आप नहीं उठाएंगे तो ये आपका जो है इस पूरे मुल्क और कौम का जो है ये इस किस्म का टकराव करवा देगा, एक्सीडेंट करवा देगा कि शायद उससे उस तबाही से फिर हम संभल पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये अब नोश्ता दीवार है। सही। अब सबको नज़र आ रहा है, सबको महसूस हो रहा है। अब इसमें अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा तो फिर ठीक है, फिर जहाँ पे सब होंगे वहीं पे फिर आपने भी होना है, मैंने भी होना है। फिर हम इससे ज़्यादा जो है वो क्या फ़िक्र कर सकते हैं और क्या इससे ज़्यादा जो है वो इस मामले को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए इसके ऊपर बात कर सकते हैं। सही। जनरल साहब, अब ये हुकूमत और अपोजिशन के लिए अब इस वक्त इस मामले पर, सिक्योरिटी वाले मामले पर मिल बैठना कितना इंपॉर्टेंट है? और ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अपोजिशन को मुज़ाकरात की टेबल तक लाना, उनको कन्विंस करना कि किसी मामले को अगर इफ़हाम तफ़हीम से हल करना है। अब ये तो इस वक्त पूरे मुल्क में ये सूरत हाल शुरू हो चुकी है। आपके नज़दीक कितना इंपॉर्टेंट है कि दोनों फरीक इस मामले पर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और कोई मुत्तफ़िका हल निकालें इसका? बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुल्क का तबका जो है, जिसको अब सिविल सोसाइटी कहते हैं,
जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा एफिलेटेड नहीं है, ना हुकूमत के साथ ना अपोजिशन के साथ, वो परेशान हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि जिसमें हर किस्म के प्रॉब्लम, चाहे वो मईशत के हों, लॉ एंड ऑर्डर के हों, कानून साजी के हों, कश्मीर हो, कोई और मसला हो, वहाँ एक अच्छे माहौल में ये वहाँ पर मीनिंगफुल डिस्कशन हो और वहाँ पर चीज़ों का हल निकाला जाए। इसके अलावा पार्लियामेंट के बाहर भी मुज़ाकरात जो है जहाँ करने हो वहाँ होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल, मैं सना साहब से एग्री कर रहा हूँ कि वो माहौल कायम नहीं हो सका। और ये भी मैं कहूँगा कि ये बात सही है। लेकिन जनरल साहब, ये माहौल बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, इसके लिए तो हुकूमत को इनिशिएट करना पड़ेगा। जी, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जो इसमें बड़े होते हैं और जो पावर में होते हैं, ये उनका काम है कि मुज़ाकरात इनिशिएट करना, मुज़ाकरात का सही माहौल पैदा करना और एक मुस्बत माहौल पैदा करना जिसमें सब लोग बैठ के सर जोड़ कर बैठें। बहुत मुल्क को गंभीर मसाइल दरपेश है, मईशत के, फूड सिक्योरिटी के, पानी के, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बैठ के डिस्कस करेंगे। वो माहौल कायम नहीं हो रहा। हमको बड़ी दुख तकलीफ होती है जब हर तरफ हम आपस में झगड़े देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और तमाम मीडिया के ऊपर जितने डिस्कशन हो रहे होते हैं उसमें यही बयान और काउंटर बयान और खिलाफ, और ये कोई मीनिंगफुल मजबूत सब्सटेंशियल बात नहीं होती, जिससे बड़ी तकलीफ होती है। और ये करना जरूरी है। सही। और मेरे ख्याल में किसी को इनिशिएटिव लेकर ये मुल्क के जो बड़े अदारे हैं उन सबको एक डायलॉग में बैठकर आगे का लाहेमल तय करना चाहिए। एक अच्छा माहौल पैदा करना अच्छा जरूरी है। बिल्कुल। तो ये उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर हुकूमत तक की आवाज़ पहुंचे और हुकूमत इस पर कोई इनिशिएट करे, इस मामले पर, खासतौर पर सिक्योरिटी के मामलों को लेकर। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा को कोई क्रैकडाउन की धमकियां दी गई थी फ़ोन पर रब्ता करके, किस तरह के क्रैकडाउन की धमकियां थी, किस जानिब से वो धमकियां आईं और क्या मखसूस कुछ आपके लीडर्स को उसमें पॉइंट आउट किया गया था, उस बारे में अगर आप कुछ वजाहत करें। देखिए, इसमें जो बताया गया है या जिस किस्म का को लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है वो अनोनिमस नंबर होते हैं, वो नंबर तो आता नहीं है। तो वहाँ पे कुछ लोग हैं वो फिर आगे से जो है वो ऊल फजूल गुफ्तगू और फिर धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है और उसकी जब तक निशानदेही ना हो उस वक्त तक आप किसी को जो है वो पूरी जो है वो यानी पूरी फोकस करके तो आप किसी को पूरे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तो ना साहब, ये एपीसी जब मुनाकिद हुई, जब से जलसे शुरू हुए, इसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ या ये एपीसी से पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे? मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी ये वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, लेकिन वो वाक़यात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मुतल्लक उन्हें ये ख्याल हो कि इनको फ़ोन करेंगे तो ये इसका कोई फ़ायदा होगा। मेरे जैसे बंदे को तो कभी किसी का फ़ोन नहीं आया क्योंकि उनको पता है फ़ोन का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये जिन लोगों को आए हैं उन लोगों से मेरा ख्याल है कि इस बारे में कोई तफसील ली जाए तो फिर इसके ऊपर कोई बात की। आपकी जमात में किस किस को ऐसे फ़ोन आए हैं, धमकियाँ में इस फ़ोन? नहीं, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की। मैंने मरियम नवाज साहबा का बयान सुना है जी, उन्होंने तो ट्वीट भी किया था खुद के, ऐसी उनको कॉल मौसूल हुई है। या शायद हाँ, मेरा ख्याल नहीं, उनको मौसूल नहीं हुई। मेरा ख्याल है ज़ुबैर साहब का शायद जिक्र किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल मेरी भी ज़ुबैर साहब से अभी बात नहीं हुई। तो इस बारे में बात अगर होगी तो फिर मैं इसको पूरी जो है वो यानी तरीके से मैं बात कर सकता हूँ कि व्हाट हैपन। सही, अभी तो ये सुनी सुनाई बात है। सही। तो जनरल साहब, ये इस तरह की जो कॉल्स अगर आती हैं, धमकियाँ में इस कॉल्स, अब इस वक्त अपोजिशन के बड़े रहनुमा अपनी इस तहरीक में मसरूफ़ हैं, तो फिर आपको लगता है ये इन कॉल्स का पता चलना चाहिए, ये कहाँ से आती हैं कॉल्स, इस तरह क्यों बड़े सियासतदानों को प्रेशराइज किया जाता है, कौन लोग होते हैं इसके पीछे? देखिए, चाहे ख़ास सियासतदान हों या जर्नलिस्ट हों या कोई और ऐसे लोग हों जो हम समझें कि वो हुकूमत के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं हैं, उनको इस किस्म की थ्रेट वाली कॉल आना या उनको धमकी आमेज़ कॉलें आना ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है।
इससे कुछ हासिल नहीं होता और इससे उल्टी फिजा खराब होती है। और जो लोग अपने मौक़िफ़ एक रखते हैं, एक नुक्ते नज़र रखते हैं, तो जाहिर है कि वो तो मजबूत मौक़िफ़ के साथ कायम रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ऐसी कॉलें, इस किस्म की धमकियाँ, ये लॉन्ग रन में कभी इन्होंने ये करामत साबित नहीं हुई, इनके असरात ख़राब ही निकले हैं। सही। तो अब राना साहब, अब पेशावर में आप लोगों का अगला जलसा होना है। अब ज़ाहिर है हुकूमत एक बार फिर आपसे ये दरख्वास्त कर सकती है कि इस जलसे को ताख़ीर कर दी जाए, इसको मौखर कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई दरख्वास्त होती है, ऐसी कोई गुजारिश हुकूमत करती है, तो फिर PDM का क्या जवाब होगा? इस पर कुछ गौर आप लोग करेंगे जो सिक्योरिटी की इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है? देखिए, अगर हुकूमत जो है वो बाज़ाब्ता अगर PDM से दरख्वास्त करती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि PDM की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो इस पर गौर ज़रूर करेगी, लेकिन फ़ैसला तो बहरहाल वो हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के करेगी। लेकिन ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह दूँ कि इससे पहले हुकूमत जो है इधर उधर धमकियाँ देती रही है, माहौल ख़राब करती रही है, जलसों को ख़राब करने की कोशिश करती रही है, कंटेनर लगाती रही है। लेकिन PDM की क़यादत को गवर्नमेंट की तरफ से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कभी भी कोई जो है वो रिक्वेस्ट या दरख्वास्त नहीं की गई कि जी आप इस जलसे को जो है वो मौखर कर दें या इसके बारे में जो है वो हमारी ये राय है। तो पेशावर के जलसे के बारे में अगर हुकूमत ये चाहती है तो उसे चाहिए कि इन टाइम जो है वो PDM की क़यादत से, PDM के प्रेसिडेंट जो है वो मियाँ अपना मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनसे रब्ता करें, वो जो हक़ाइक़ हैं उनके सामने रखें। ये गवर्नमेंट ने तो कभी आज तक ये नहीं गवारा किया कि इन हालात से मुतल्लक जो है वो अपोजिशन को बुला के ब्रीफ ही कर दे। तो इनसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती। ये तो सिर्फ एक ही काम जानते हैं और वो महाजराई है। ठीक है, तो मोइनुद्दीन साहब, आखिर में आप बता दीजिएगा, इसके बाद आपको शुक्रिया करेंगे। राना साहब हमारे साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब राना साहब भी कह रहे हैं कि कम से कम ब्रीफ ही कर दें हुकूमत अपोजिशन को बुला कर के इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल है क्या, कम से कम अपोजिशन भी फिर अपना कोई लाहे अमल बना सके, कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सके। क्या समझते हैं आप? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि सिचुएशन खत्ते में भी बिगड़ रही है, हिंदुस्तान की तरफ से भी धमकियां हैं, और अफगानिस्तान में जो डायलॉग कतर में हुए थे और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये अमन का जो है मसला जो है काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं और वहाँ अमेरिकन एयरफोर्स ने भी पिछले दिनों हमले किए हैं। तो खित्ते की सूरत हाल इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। और ये बात जो हम देख रहे हैं तो कोई पार्लियामेंट हाउस का फ्लोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये तमाम बातें जो है सिक्योरिटी की थ्रेट्स है और जो मुल्क को हालात दरपेश है डिस्कस होते हैं। इसके अलावा बाहर भी हो सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन इसका कोई माहौल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और ये बाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबको खतरों से बाखबर रखे और बताए कि क्या लाहेमल होना चाहिए, किस तरीके से मसले को हल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अब ये तमाम बातें बताइए। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और 2 रोज़ पहले कोयटा में भी इस तरह का एक वाक़या हज़ारगंजी में पेश आया था, जहाँ पर अपोजिशन का जलसा भी था। वलीद इकबाल साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। राना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, अब हुकूमत की तरफ से अपोजिशन से रब्ता किया जाए, ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस पर ब्रीफ किया जाए। आप लोगों की जानिब से ये तो कह दिया जाता है कि जलसे ना करें, इसमें ताख़ीर कर दी जाए, लेकिन अपोजिशन को ऑन बोर्ड भी तो लें, हक़ाइक़ से भी तो इनको आगाह करें। जी, इस तरह होता है कि जब अपोजिशन कोई इज्तिमा करती है तो वहाँ की मकामी जो इंतज़ामिया होती है वो उनको सारे हक़ाइक़ से और फैक्ट से आगाह करती है, तमाम जो सिक्योरिटी के ख़तरात होते हैं उनसे। उसी तरह कोयटा और बलूचिस्तान वैसे भी ज़रा
थोड़े से ज़रा ज़्यादा वॉलेटाइल इलाका है, तो उनके जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान थे उन्होंने क्वेटा जलसे से पहले आगाह तमाम जो ख़तरात थे उनसे किया। हुकूमत का तो फ़र्ज़ ये होता है और उस हवाले से इंटरेक्शन होती है। अब गुजरांवाला में भी यकीनन हुई होगी अपना, लेकिन उसका इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ होगा पब्लिसिटी या वैसे कोई, क्योंकि वहाँ इस तरह का ख़तरात नहीं है बनिस्बत बलूचिस्तान या कोयटा के। यकीनन कराची में भी हुई होगी बात ये। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई गुफ्तगू नहीं होती, इस पर यकीनन होती है। और जलसे के मुंतज़मीन जब इस तरह का कोई जलसा या इज्तिमा हो, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमेशा, ये मुझे अपने तजर्बे से भी मैं जानता हूँ, बीइंग इन द ऑपोजिशन जब हम होते थे, मैं पीटीआई लाहौर का सदर था और हमने बहुत बड़े इज्तिमा वहाँ लाहौर में भी किए थे। उस वक्त जब ये अड्डा प्लॉट पे जब पैनामा पेपर्स वाले हमारे एहतजाज हो रहे थे, ये 2016 की बात है, सितंबर अक्टूबर इस तरह के महीने जो थे। सो ये इंटरेक्शन बिल्कुल जारी रहती है गवर्नमेंट की और अपोजिशन की भी इस लेवल पे। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाए तो फिर जाहिर है उस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो कि हमारा तजर्बा रहा है। लेकिन वली साहब, अब चूंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी है अमन अमान की, कोयटा के बाद फिर ये पेशावर वाला वाक़या, अब आपकी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये वाक़यात एक तो अचानक से दोबारा क्यों शुरू हो गए, अपोजिशन की तहरीक भी चल रही है, जलसे जुलूस रैलियाँ भी निकल रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन मुहिम चल रही है, पेशावर में अगला जलसा भी होना है, तो ये बड़े चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे? आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है अपोजिशन की इस पूरी तहरीक को? इसमें बेसिकली तो यही होता है जी, दो इसके पहलू होते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो स्टेट की तरफ से जो पॉलिसी आती है, उसमें एंटी इंसर्जेंसी एक उसका पहलू होता है और दूसरा होता है काउंटर टेररिज्म। तो एंटी इंसर्जेंसी तो जिस तरह हमारे ऑपरेशंस चलते रहे ट्राइबल एरियाज़ में, जिस तरह बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ इंसर्जेंसीज़ है, उस पर मिलिट्री ऑपरेशंस जिस तरह रद्दुल फसाद है और था, और जिस तरह वो जो मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ था, मेरा ज़हन से नाम निकल रहा है, और काउंटर ज़रब-ए-आज़म, जी बिल्कुल ठीक फरमाया। और दूसरी तरफ ये जो काउंटर टेररिज्म होता है, इसमें बहुत सा जो होता है इंटेलिजेंस बेस्ड काम भी होता है, जिस तरह आपने रद्दुल फसाद में देखा। और उसके 3 साल जब मुकम्मल हुए थे फरवरी 2020 में, तो उसकी बहुत सी अचीवमेंट्स जो थी वो मंजर आम पर भी आईं। वो उसके अपना ज़्यादा उस पर नहीं जिक्र हो सका, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही हम कोविड की उसमें चले गए लॉकडाउन्स में, और क्योंकि फरवरी में उसके 3 साल पूरे हुए थे उस ऑपरेशन के। सो उसमें बहुत से हज़ारों की तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। बहुत सी जो टेररिज्म के, दहशतगर्दी के वाक़यात थे उनको अवर्ट किया गया, उनको उनके किए जाने से पहले उनको रोक दिया गया, क्योंकि वो डिटेक्ट हो गए, जिनको उनका बारे में पता लग गया। बहुत से इस तरह की ऑपरेशंस भी किए सिक्योरिटी। और ये बाय द वे जो एंटी टेररिज्म होता है उसमें सिर्फ हमारे हसास इदारे और अफवाज नहीं होती, उसमें सारे इदारे होते हैं, अफवाज, पुलिस, पैरामिलिट्रीज, ठीक है, तो और इंटेलिजेंस। वली साहब, अब राना साहब भी मौजूद हैं, एक मिसाल जरूर देना चाहता हूँ। जी आप मिसाल दे दीजिए, फिर राना साहब को मैं शामिल करता हूँ। जी, वो मिसाल जो है आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की देखी, वो भी इसी डिलिजेंस, इसी विजिलेंस का नतीजा थी। तो बस चाको चौबंद रहना चाहिए, और क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हम मुकम्मल तौर पे आज़ाद हुए हैं। अफगानिस्तान में भी अमन की बातचीत चल रही है और वो सारी चीज़ें हैं। सो एक डिफ़िकल्ट स्पॉट में हैं हम। तो मैं समझता हूँ काबिल-ए-दाद हैं वो सारे इदारे जिन्होंने। तो राना साहब, वलीद इकबाल साहब तो कह रहे हैं जो मकामी इंतजामिया होती है, ज़ाहिर है वो अपोजिशन की जो भी लीडरशिप है, जलसे के मुंतज़मीन है, उनको तो आगाह कर दिया जाता है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन इस सिलसिले में क्या है कि जो टॉप लीडरशिप है वो टॉप लीडरशिप से रब्ता करे और उस लेवल पे फिर इस तरह की बातें बताई जाएँ, कॉन्फ्रेंस में लिया जाए? क्योंकि अब ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, मिलकर तो बैठना पड़ेगा आप लोगों को, वरना अब सिचुएशन बड़ी ख़राब भी हो सकती है। नहीं, अगर हुकूमत ज़रूरत महसूस नहीं करती तो ठीक है, मकामी इंतज़ामिया जब हमसे रब्ता करेगी तो मकामी इंतज़ामिया को हम जवाब दे देंगे। गुजरांवाला में भी मकामी इंतज़ामिया को हमने जो है वो जवाब दे दिया था, और जो फिर अरेंजमेंट्स वहाँ पे सिक्योरिटी के होने चाहिए थे उसके मुताबिक जो मकामी इंतज़ामिया ने किए, बाकी हमने ख़ुद उनको जो है वो उनका ख्याल रखा। कोयटा में भी मकामी इंतज़ामिया ने ज़रूर बात की होगी। अब जब पेशावर की मकामी इंतज़ामिया बात करेगी तो बिल्कुल हम उससे ज़रूर बात करेंगे और उनका जो भी सवाल होगा उसका जवाब भी उनको देंगे। सही, लेकिन राना साहब ज़ाहिर है
जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है न सिर्फ अपोजिशन को, इन रैलीज़ को, इस तहरीक को, बल्कि पूरे आवाम को महफूज रखना, पूरे आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना। अब इस वक्त इनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो रही है, आप लोग भी सड़कों पर मौजूद हैं और आप लोग के जलसे जुलूस, और इस वक्त मुल्क भर में ये पूरा एक माहौल बना हुआ है, तो फिर इस हुकूमत के चैलेंजेस को भी तो आपको समझने की ज़रूरत है। नहीं, इस हुकूमत का कोई चैलेंज है ही नहीं। इस हुकूमत का एक ही चैलेंज है कि इन्होंने अपोजिशन को जो है वो ख़त्म करना है, अपोजिशन को इन्होंने छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ इनका एक चैलेंज है और इनका कोई चैलेंज नहीं, इनका कोई कंसर्न ही नहीं है। इस मुल्क में महंगाई से, आम आदमी की मुश्किलात से, कारोबारी तबाही से, इकानमी की बर्बादी से, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की ख़राबी से, बम धमाकों से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये इन्होंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना, इन्होंने अपोजिशन को ख़त्म करना है। तो वो इंशाल्लाह ताला अपोजिशन भी मैदान में है, ये वैसे पहले ही मैदान में थे, तो अब मेरा ख्याल है कि अगले 6 महीने में फ़ैसला हो जाएगा। उनमें से कोई एक बाकी रहेगा, दूसरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि मुल्क कैसे आगे चलता है। सही। तो वली साहब, ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, ये मसाइल जो हल करने हैं, हर मंगल का रोज़ आता है, वफाकी काबीना का इजलास होता है, वज़ीर आज़म सख्त अहकामात की उसमें ऐलान भी करते हैं, हिदायत भी जारी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर तो कुछ होता ही नहीं। वो महंगाई अपनी जगह वैसी की वैसी ही होती है ग्राउंड में। ये मसला कब हल होगा? मेरे ख्याल में इसके लिए थोड़ा सा तहम्मुल दिखाना पड़ेगा सबको। आज की कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी अब तो उन्होंने पर्सनल अपने ऊपर ये जिम्मा ले लिया है कि उन्होंने कहा जी मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक महंगाई का पर हम काबू नहीं पा लेते। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, और उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर तो अभी 2 साल कबल तकरीबन वो बने हैं, मैं उनको पिछले उसके अलावा 8-9 साल से बतौर चेयरमैन अपनी पार्टी के जानता हूँ। जब वो किसी चीज़ पर इस तरह से फोकस कर लें एक लेज़र की तरह, आपने उसकी मिसालें भी देख ली हैं कि जिस तरह कोविड-19 को दुनिया भर की तनकीद उन पे आ रही थी, दुनिया भर की। वली साहब, ये 17-18 माह से मुसलसल महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इन 17-18 माह में तो कोई कंट्रोल नहीं पा सके। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है जी। अगर आपने ये बात कर ही दी है तो ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं और ये इस वक्त सिंगल डिजिट्स में इन्फ्लेशन है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है एब्सोल्युटली जो है गलत है। 11% को छोड़ें, चीजों की कीमतों की बात करें। आप देखें, आप ये बात कह चुके हैं ना, तो मुझे इसका जवाब दीजिए कि पिछले 18 महीने से आपने कहा मुसलसल ऊपर जा रही है, ऐसी बात नहीं है। अक्टूबर 2019 में 11% थी, नवंबर में 12.7% थी, दिसंबर में 12.6% थी, जनवरी में पीक की थी इन्फ्लेशन 14.6% पर, और उसके बाद से मुसलसल मैं कुछ महीने स्किप कर जाता हूँ, अप्रैल से 8% पे, यानी सिंगल डिजिट्स पे आ गई है इन्फ्लेशन। मई में 8.2%, जून में 8.5%, जुलाई में 9.2%। वली साहब, आप भी आटा चीनी वगैरह खरीदते होंगे, क्या किलो आटा और चीनी मिल रहा है? अगर आप रेट भी बता सकें उसके प्लीज। 8 जी ठीक है जी, आप ऑपोजिशन की ज़बान ही बोल रहे हैं ना कि 2 चीज़ें उठा ली हैं, चीनी और आटा। टमाटर भी 400 पे चले गए थे, अब कितने के हैं? सर, वज़ीर आज़म ने इन्हीं 2 चीज़ों का नोटिस लिया था। ऑपोजिशन की ज़बान नहीं बोल रहे, अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। अवाम को आटा और चीनी बहुत महंगा मिल रहा है जी, बहुत महंगा मिल रहा है, मैं इस पे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन फिर आप इसको जिस तरह, अगर मेरे सामने ये डेटा ना होता और इत्तेफाक से मैंने ये कल परसों सेनेट में कोई इस पे मौजू पे बात होनी थी, मैंने लिख के रखा हुआ था। ये बातों के बतंगड़ भी बहुत से बन जाते हैं और यहाँ पे भी मेरे सामने ये मिसाल आ रही है। एक जुमला बोल देना कि जी 18 महीने से महंगाई ऊपर जा रही है, आई एम सॉरी, ये बातें गलत हैं। महंगाई और खासकर रोजमर्रा की कुछ अशिया की कीमतें ज्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात, मैंने आपको ये, जब आपने मुझे इंटरप्ट किया तो मैं यही बात कर रहा था कि 2-3 चीजों पर जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी मैंने अब इस पे फोकस ले लिया है, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने उनको देखा है, ये आज से नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तब से कैसी चीजों नामुमकिन को भी मुमकिन बना के दिखाया है। इसलिए थोड़े से का मुजाहरा करना होगा मेरे ख्याल में। अबराना साहब, जब भी देखें महंगाई का सवाल किया जाता है तो ऑपोजिशन की जबान बोलने का जवाब और ताना में दे दिया जाता है। अब वजीर आजम ने कर लिया है, आपने डेटा ही गलत बोला है, तो फिर आप उसके मुस्तहक है ना जी। राना साहब, अब बताइएगा कि अब वजीर आजम साहब ने अहद कर लिया है, अब आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि महंगाई में आने वाले दिनों में कुछ कमी आएगी जब वो कोई अहद कर लेते हैं? तो वली साहब कह रहे हैं कि पूरा करके दिखाते हैं।
बस आप इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा ना ही करें तो बेहतर है, वरना फिर आपको आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। हो सकता है फिर आपके चैनल को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इसके लिए जो है ये भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम जो है ना, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने तो अब छोड़ दिया है, अपोजिशन तो मैदान अमल में आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी अब जो है ना वो सोचना चाहिए कि वो किस तरह से मैदान अमल में जो है वो अपना हिस्सा डाल सकता है। बाकी इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा किसी बात का भी, और ये इसी डगर पे रहेंगे जिस डगर पे पिछले 2.5 साल से हैं। और मेरा ख्याल है कि अगले 2, 4, 6 महीनों में जो है वो ये फ़ैसला हो जाएगा, वरना नहीं तो फिर जो तबाही हमारे सर पे है, अगर फिर यही हमारा मुकद्दर है तो फिर उसको जो है वो फिर फेस करने के अलावा तो कोई चाराकार नहीं है किसी के पास। ठीक है, महंगाई से मुतालिक तो ज़ाहिर है हर जगह ही बात हो रही है, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को टास्क दिया कि वो जाएं, वो देखें और इस महंगाई को कम करने के लिए आगाह किया जाए मुताल्लिक़ इदारों को। अब वो किस तरह से काम कर रही है, वापस आकर वलीद इकबाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और टाइगर फोर्स कहाँ गायब है, किन इलाकों में कार्रवाई कर रही है, इससे मुतालिक ज़रा वलीद इकबाल साहब से जानते हैं। तो वली साहब, अब जो टाइगर फोर्स वज़ीर आज़म ने लॉन्च की थी, आज तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली। टाइगर फोर्स क्या कर रही है? 2 हफ्ते से उसको टास्क दिया गया था, कितने शहरों में उसने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, उसके बाद महंगाई में अब तक कितनी कमी आई है, कहीं वो टाइगर फोर्स भी तो हमें दिखाई दे काम करते हुए। 2 हफ्ते जो है वो बड़ा कम अरसा होता है। अभी मैंने आपको अभी डेटा पढ़ के सुनाया था सितंबर तक का, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन अभी अक्टूबर का महीना जो है वो अभी 3 दिन में या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जी वली साहब, तो आपका डेटा तो पूरा सुना, लेकिन उसमें वो जो अल्फाज का गोरख धंधा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसमें आप परसेंटेज पर बात कर रहे हैं, चीज़ों की कीमतों की बात करें, कितनी चीज़ों की कीमतें कम हुई, कितनी बढ़ी। उसका डेटा भी शाया हो जाएगा अक्टूबर का, तो आपको नज़र आ जाएगा कि 2 हफ्ते में अगर काम हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं यही समझता हूँ कि शायद ये 2 हफ्ते का अरसा बहुत कम है। और यस, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये उनको हिदायत की हुई है कि उनका काम कहीं मुदाखलत करना नहीं है, उनका काम सिर्फ मुतल्लिका हुक्काम को इत्ला देना है। कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, कहीं अपना कोई मतलब मुतल्लिका हुक्काम इतने बेखबर हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, कहाँ चीज़ें महंगी बिक रही हैं, कौन मुनाफाखोर है। मुतल्लिका हुक्काम को ऐसा कुछ नहीं पता। जी, मुतल्लिका हुकाम ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की जब से क़याम हुआ है तब से होती आ रही हैं। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त की अपनी तकरीर में भी बात कही थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़ासकर तीसरी दुनिया के मुल्कों में और बाकी जगहों पर भी होती है, जहाँ जिसी को मौका मिले मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये कोई नई बात नहीं है। सो इसको एक ऐसी कह देना कि ये कोई इंतज़ामिया उसके बारे में बेखबर है। यस, जितनी खबर उसको होती है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर खबर हो सकती है जब उसके पास ज़्यादा अफरादी कुव्वत उसकी मदद को आए। तो वो इतनी अफरादी कुव्वत जब इकट्ठी की गई है उसके ऊपर किसी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए और लोगों ने रजिस्टर कराया, जिनकी बहुत सी मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ है, उसमें हर किस्म के पेशे के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं और बहुत से नौजवान हैं। तो उसको बुरुएकार लाना जो है, कोविड के लिए असल में उनको बनाया था, लेकिन उनको इस फील्ड में बुरुएकार लाना जो है उसमें कोई ऐप नहीं है। सही। और मैं आपको दोबारा ये दोहरा रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, प्लीज़ इसको रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ये कहीं बाद में भी चलाइएगा। मैंने जनवरी के किसी वक्त में कहा था जब इन्फ्लेशन अपनी पीक पे थी 14.6%, मैंने एक तवक्को का इजहार किया था नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। मैंने कहा था जी कि इस महीने के बाद से ये नीचे जानी शुरू हो जाएगी, और वही हुआ। मैं अपने तहीं मुझे ये मेरा अंदाज़ा है कि जिस तरह से इस पे काम अब शुरू हो गया है, मैं समझता हूं कि इस सारी मामले को इसी साल के आपके कागजों में तो कम हुई है, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जब उतरकर मैदान में आए, तो मैं आपके तरफ वापस आता हूं। राना साहब, जब आपके दौर में इस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी होती थी, तो फिर आप लोग नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। जब मैं अपनी बात को कंक्लूड करने लगा, करें जब मैं आपकी बात को मैं जब कंक्लूड करने लगा, तभी इंटरप्ट करके आगे चले जाते। चलें, आप बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था और मैं ख़त्म ही कर रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा अपना अंदाज़ा यही है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा अपना अंदाज़ा यही है
कि इस साल के अंदर अंदर जो है आप देखेंगे इसमें किस तरह से काबू पाते हैं। और ये साल के 2 ही महीने अब रह गए हैं, नवंबर का और दिसंबर। तो सर ये इतना मुतहर्रिक, इतना ज़्यादा एक्शन, ये जब अपोजिशन ने अब तहरीक शुरू कर दी, APC हो गई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। पिछले 1.5 साल से खबर नहीं थी कि इतनी महंगाई हो रही है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वली साहब मुझे पूछ रहे हैं, आपसे ही सवाल है। देखें, सबसे पहले तो आपको इसको भी देखने की ज़रूरत है कि 2 पीछे गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, 2008 से 13 जो PPP की थी और 2013 से 18 जो कि PMLN की थी। और आप उन दोनों गवर्नमेंट्स के पहला साल खुसूसन और पहले 2 साल खुसूसन उन पे देखिए, बल्कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का फिगर जो था वो PPP की गवर्नमेंट के पहले 1.5 साल में आया था। सो ऐसी कोई बात, ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। जो पहला 1 साल 1.5 साल था उसमें तो सिर्फ इस मईशत को मुतवाजन करने में, स्टेबलाइज करने में ही गुजार दिया, जितनी ज़्यादा मुश्किलात से वो मिली थी। और यस, जब वो तकरीबन मैंने कहा ना फरवरी में जाके काबू उस पर हुआ जब, और ये मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि जनवरी के बाद जब 14.6% से इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हुई और इस वक्त 8 और 9 के दरमियान है, सिंगल डिजिट्स में है, उस वक्त भी जब ये नीचे आनी शुरू हुई उसके बाद कोविड का मसला आ गया। तो ये और कोविड ऐसी चीज़ थी जिससे दुनिया भर में इकोनॉमीज का मेल्ट डाउन जो है वो उसका सामना हुआ। सही, ये इसको बचा लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब ये इसको अब देखें, जब 2 साल मुकम्मल हुए थे तो असद उमर साहब ने, जो कि बड़ी अहम पोर्टफोलियो कलमदान वजारत होल्ड करते हैं, उन्होंने अपने गवर्नमेंट के, हमारी गवर्नमेंट की 3 जो थी खूबियाँ 2 साल की और 3 खामियां बताई। तो वो 3 और इसका एतराफ़ किया कि 3 खूबियों के बाद, मैं नहीं पढ़ूंगा तीनों खूबियाँ और तीनों खामियां, तीनों खामियों में से तीसरी ये थी कि महंगाई पर हम उस तरह से काबू नहीं पा सकते जिस तरह से हमें पाना चाहिए था। पॉइंट आपका दिल में आ गया। अब जरा राना साहब से भी इससे मुतालिक मुझे उनका पॉइंट लेने। राना साहब, ये जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये मुनाफाखोरी आपके दौर में हुआ करती थी 2013 से 2018 तक, तो किस तरह से आप लोग निपटा करते थे? चीज़ों की कीमतों को किस तरह से स्टेबल करते थे? देखिए, पहले तो मैं ये जो इंडेक्स फिगर्स इन्होंने पेश किए हैं उसके मुतालिक मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इसमें देखें, इसमें कोई तकरीबन 60-70 चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरत नहीं होती या आम आदमी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मिठाई की कीमत जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, उससे उतना इफेक्ट नहीं होता जितना रोटी की कीमत जो है बढ़ने या कम होने से जो है वो एक आम आदमी या गरीब आदमी की ज़िंदगी में जो है वो फ़र्क पड़ता है। अब जब ये उन 60-70 चीज़ों के भाव जो है, कीमती जो है, उसमें उतार चढ़ाव का जब आप ये परसेंटेज निकालते हैं ना, तो उसमें जो हकीकी जो चीज़ होती है जिससे लोग मुतासर हो रहे होते हैं, जिसके ऊपर आवाम दुहाई दे रहे होते हैं, वो चीज़ जो है वो सामने नहीं आती। आप मुझे बताएं कि 31 मई 2018 को आटे की कीमत थी 30-35 रुपये किलो। आज बताएं ये पिछले 6 माह से 7 माह से 8 माह से क्या कीमत है? परसों 76 रुपये किलो आटा जो है वो 75 से 85 रुपये में जो है वो मिल रहा है। अच्छा, उसके अलावा चीनी जो है, चीनी आम आदमी की ज़रूरत है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है। तो चीनी जो है ये हमारे दौर में जो है वो 2013 से लेके 18 तक जो है वो उसकी कीमत रही है 51, 52, 53 रुपये। अब वह जो है वो 100 रुपये से ऊपर जो है वो बिक रही है। और बताएं मुझे कि ये 9% है अपना यानी कीमत में उतार चढ़ाव। तो मामला ये है कि इनको इस बात की जो है वो कोई फ़िक्र नहीं है, ना इसके ऊपर इनकी कोई नज़र है। और रहा मामला कि हम किस तरह से काबू पाते, देखें ये माफिया जो है, जिस माफिया ने चीनी की डकैती में 300-400 अरब रुपया जो है वो आम आदमी की जेब से निकाला है, वो इनकी ATM थी। वो ATM खाली, जो ATM को खसारा हुआ इलेक्शन में, उसके जहाज़ चले, बाकी खर्चे वो उसने पूरा नहीं करना था, उसने पूरा किया। इसी तरह आटा जो है वो इनकी ATMs है। यानी हर माफिया जो है वो इनके अंदर मौजूद है। वो माफिया जो है वो बाकायदा चीज़ों को मैनेज करता है, मैनेज करने के बाद उसकी कीमतें बढ़ाता है, उसके बाद वो अपनी कमाई करता है, उसके बाद जो है वो अपनी जो है वो अपने फंड्स या जो अपनी ATMs है उनको भरता है। आप मुझे बताएं कि ये जो मेडिसिन है, ये पूरी दुनिया में दुहाई मची कि जनाब इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी ने और उन्होंने फ़लाँ साहब को दिए हैं, फ़लाँ जगह पे दिए हैं, क्या एक्शन हुआ उसके ख़िलाफ़? और वो पूरा माफिया है जिसने 6 गुना कीमतें बढ़ी हैं।
मेडिसिन की। आम आदमी जिसका महीने की दवाई का बिल जो है वो 1000 रुपये था, वो 6000 पे चला गया है। तो इनको किसी बात की फिक्र ही नहीं है। कहते नहीं जी ये अब 14% से 8% पे आ गई, 8% या 6% पे चले जाएगी। आम आदमी का जब हशर हो गया है तो ये चीज़ें तो अब जब जो है वो आवाम जो है वो अपनी तकालीफ के ऊपर सरापा एहतजाज बनेंगे तो मेरा ख्याल है उससे पहले जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो इदराक होने वाला नहीं है। इस गवर्नमेंट का वही हाल है कि अगर जो है वो रोटी महंगी हो गई है तो फिर क्या हुआ, आप डबल रोटी खरीद लिया करें और डबल रोटी खा लिया करें। ठीक है, तो वली साहब ये चीनी, आटा, घी, बिजली, गैस, ये वो 5 चीज़ें होती हैं जो कि हर गरीब और अमीर की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। इनकी परसेंटेज, इनकी कीमत से मुताल्लिक आप बताएं, पिछले 1 साल का डेटा क्या है आपके पास? जी, मैं इस पे देखें, फूड इन्फ्लेशन उसका एक हिस्सा करके अलहदा से उसका बताया जाता है। वो भी उसकी पीक भी फरवरी में ही हुई थी और वो 20% के करीब जो थी वो गई हुई थी, 18 या 19% के करीब। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो जिस तरह राना साहब ने कहा ना अभी कि जी ये जो परसेंटेज होती है इसमें 60-70% चीज़ों की वो होती हैं मुहर्रकात पीछे उसके। तो इसी तरह जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसके ऊपर बहुत सी मुहर्रकात होती हैं। अगर चीनी बहुत ज़्यादा महंगी है और अगर आटा बहुत ज़्यादा महंगा है या निस्बतन महंगा है उस मुकाबले में उसके कि जब वो आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले कहाँ पे था, तो उसका एक फैक्टर होता है, सिर्फ एक फैक्टर, और शायद बहुत मामूली उस पर उसका असर आता हो, जिसको आप कहते हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी या किसी माफिया का ये या वो, उसमें बहुत से और मुहर्रकात होते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फूड जो आइटम्स हैं बहुत सी हमारी, जिसमें आटा और चीनी के अलावा भी या दालें और इस तरह की चीज़ें हैं, ये बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और आसपास के मुल्कों से होती हैं। और मसलन पुलवामा का इंसिडेंट हुआ जिसके बाद बालाकोट का वाक़या हुआ और उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा पैदा हुआ। बहुत सी चीज़ों का वहाँ से आपस में तजारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो की थी वो जो बंद हुई, उसका बहुत सी फूड आइटम्स, चीनी और आटा तो इम्पोर्ट नहीं होता। नहीं, दोनों चीज़ें इंपोर्ट होती हैं जब अगर मुल्क में कम पड़ जाएं। उसी तरह से इंपोर्ट भी होती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं। जब ज़्यादा हो जाए तो एक्सपोर्ट होती हैं, कम हो जाए तो इंपोर्ट होती हैं। और मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें ख़ासकर गंदम के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर 2-3 दफ़ा ये बात भी कह चुके हैं कि इसमें बेमौसमी बारिशें जो हुई हैं उसकी वजह से कॉटन क्रॉप को जो है बहुत मंफी जो है वो असर पड़ा है। दूसरा टिड्डी दल का आना जो था, और ये एक और चीज़ है जिसको कोई ना पहले हमारी भी थोड़ी सी खामी है, कोई उसकी ठीक तरह से लोगों को तशहीर नहीं करते, थोड़ा सा दूसरों की भी है कि उसका एतराफ़ नहीं करते। कितना शोर मचा हुआ था, कितनी हम तनकीद का निशाना बन रहे थे आज कुछ महीने पहले, और अभी पिछले हफ्ते ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान टिड्डी दल से आज़ाद हो गया, जिसमें दिन रात काम पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों ने किया। कोई उसको तो देख लें, जहां तक कोई चीज पहुंच गई है उसको लोग जरूर उसको उछाल रहे हैं, लेकिन जहां तक पहुंच सकती थी और उसको बचा लिया है उस पर कोई नहीं करता। अब आप मैक्सिको नहीं बना पाकिस्तान वेनेजुएला नहीं बना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे नहीं बना, जहां 1000% इन्फ्लेशन गई है। क्या कुछ बचा के ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली है, हमको ये भी देखने की जरूरत है। वली साहब बहुत बिल्कुल खत्म हो गया। किसी और दिन इस महंगाई वाले मामले पे जरा डिटेल से बात करेंगे। राना साहब को भी और आपको भी दोबारा दावत देंगे। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अब काबीना के इजलास में हमेशा की तरह सख्त इक़दामात की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन देखना यह है कि इन इक़दामात पर अमली अमल कितना हो पाता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।